बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं क्लाइडोस्कोप। आज मेरे साथ मौजूद हैं मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त बुरहान, एम्बेसडर बुरहानुल इस्लाम। मैंने सोचा कि आज मुख्तसरन ज़रा जो ख़ित्ते के हालात हैं और ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान और जो फॉरेन पॉलिसी के बुनियादी इशूज़ हैं उन पर डिस्कस कर लेते हैं। तो बुरहान, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन क्लाइडोस्कोप। आई एम ग्रेटफुल। बहुत शुक्रिया वासिद साहब, मुझे आपने मौका दिया थैंक यू वेरी कि मच। आपसे मुलाकात हो जाए और नाज़रीन से बातचीत हो जाए। चलिए, पहले तो ये बताइए कि ओवरऑल कैसा देख रहे हैं आप इस वक्त अफगानिस्तान की सूरत हाल को। यूएस ने तो विड्रॉ कर लिया और अब हमारे लिए भी एक किस्म का चैलेंज बन सा गया है कि एक तरफ हम कह रहे हैं कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट हो, दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि हमें तालिबान के साथ, अफगानिस्तान के साथ इंगेज करना चाहिए। तो हम चाहते क्या हैं, मतलब हमारी इस वक्त पॉलिसी है क्या और क्या होनी चाहिए, अगर उसमें कुछ आप समझते हैं कुछ लूप होल्स हैं या गैप्स हैं। मैं देख रहा हूँ अफगानिस्तान में जो तब्दीली है पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है, एक चैलेंज भी है। हम्म। अपॉर्चुनिटी इन द सेंस के दुनिया भर में ये बात तो हो गई है, जो कि पाकिस्तान को थोड़ा सा ज्यादा क्रेडिट दे रहा है कि सारी तब्दीली में पाकिस्तान के बहुत बड़ा हाथ है। हम्म। मेरा नहीं ख्याल कि बहुत बड़ा हाथ है। हम ठीक है, हम तालिबान के साथ ताल्लुकात हमारी ठीक रही है। एक तब्दीली आई है, अमेरिका को बहुत बुरी तरीके से मैं समझता हूँ शिकस्त हुई है। तो और अमेरिका और इंडिया मिलके जो कुछ कर रहे थे उस नुक्ता को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। तो उस तरह इनडायरेक्टली पाकिस्तान को क्रेडिट पहुंच रहा है, दुनिया भर में लेकिन लोग समझ रहे हैं। लेकिन बुरहान साहब, ये ट्रैप भी तो हो सकता है ना कि हमें जी कह हाँ। रहे, हाँ, तो ये कि जी आपकी जैसे तब्दीली आई है और आपने ये सारा मैस क्रिएट किया है, आपने हमारी कामयाबी को नाकामी में तब्दील किया है, तो इट कैन ऑलवेज बी काउंटर प्रोडक्टिव फॉर पाकिस्तान, इजंट इट? जी, अगर ये सही मानों में चीजें सेटल ना हो, जैसे कि अनसर्टेनिटी फॉर सम रीजन बहुत ज्यादा प्रोलोंग कर रहा है, इससे जरा शक व शुबात और पैदा हो रहा है। और पाकिस्तान के जो, जैसा आपने कहा, समझ नहीं आ रही कि हम क्या चाह रहे हैं और जो हम चाह रहे हैं अंदर से वही बात हो रही कि नहीं। ठीक है, अमेरिका ने तो विड्रॉ कर लिया, लेकिन कंफ्यूजन पे फैल जाए, सिविल वार वहाँ मतलब पीस एस्टेब्लिश ना हो, तालिबान ग्रिप ना कर सके सिचुएशन को, फिर तो बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान को भी होगा और फॉल बैक होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरा दिल कहता है कि तालिबान थोड़ा बहुत हालात पे काबू भी कर जाएंगे और अपने उसूल पे थोड़ा बहुत समझौता भी शायद कर जाए, जिसकी वजह से शायद कोई निज़ाम चल पड़े, मेरा दिल कहता है। लेकिन अगर एस्टेब्लिश ना हो, निज़ाम सेट ना हो, तो बूमरैंग करेगा। नुकसान तालिबान को, सबसे ज्यादा नुकसान रीजन में पाकिस्तान को तो होगा। ऑब्वियसली आपने सही कहा। तो आप ये नहीं समझते कि अमेरिका जैसा जो मुल्क है वो कहाँ, उनके लिए तो बुनियादी चैलेंज तो इस वक्त चाइना ही है। वो चाइना को अपना हरीफ समझते हैं और वो तो चाहेंगे कि इस खित्ते में, अफगानिस्तान में ये इंस्टेबिलिटी रहे। अब उनके जाने के बाद तो वो क्यों कर चाहेंगे कि यहाँ पे इस्तेहकाम आए हमारे रीजन में। उनका आप नहीं समझते, क्योंकि पॉलिसी लॉन्ग टर्म में यही है कि चाइना को किसी तरीके से अफगानिस्तान में इन्वॉल्व रखें, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट, एक कन्फ्लिक्चुअल सी सिचुएशन पैदा हो जाए, ताकि चाइना की जो BRI है, CPEC है, वो अंडरमाइन हो। जी, अमेरिका की कोशिश तो ये होगी, और उससे बचने के लिए ऑब्वियसली चाइना को बहुत बहुत सोच समझ के, फूक फूक के कदम रखना होगा। तालिबान के साथ पॉजिटिव नोट के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना चाह रहे हैं, इजहार भी कर चुके हैं। आपने देखा न्यूयॉर्क में जो सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन में हम्म। जैसे उन्होंने सवालात उठाए और एब्सटेन किया, इससे लगता तो है चाइना तो श्योर है कि अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बिल्ड करना तालिबान के साथ। और ये जो एलिमेंट्स है, अमेरिका एंड द वेस्ट, जो चाहेंगे कि चाइना नाकाम हो, ब्लीड करे, नुकसान हो, और तालिबान के साथ उनके अच्छे जो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जो भी निज़ाम बनाना चाहते हैं वो ना चले। बट चाइना को
जिसके साथ रशिया भी है। आई थिंक पाकिस्तान विल आल्सो बी वांटिंग के वहाँ पीस अमन आ जाए। तालिबान अगर आ ही गए तो निज़ाम चल पड़े। तो मतलब ठीक है, तालिबान को तो आ जाने। आपके ख्याल में अब बुनियादी तौर पे देखिए, मिसाल के तौर पर जो पाकिस्तान में अफगानिस्तान की एम्बेसी है, या चाइना में है, या रशिया में है, या फॉर दैट मैटर कतर में भी है, वहाँ पे जितने भी सफा हमारे, खैर इस वक्त तो एम्बेसडर नहीं है अफगानिस्तान के सफ़ीर, लेकिन जो बाकी जो लोग हैं वो तो अभी तक मेरे ख्याल में पुरानी हुकूमत से ही वाबस्ता हैं। तो ये जो हम होस्ट कंट्रीज हैं, हमारा क्या रवैया होना चाहिए अब इन सफारत खानों के हवाले से? क्या हम इनके जरिए अब अफगानिस्तान को डील करें? क्योंकि इनका तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया भर में जितने भी अफगानिस्तान के मिशंस हैं उनका काबुल से कोई राब्ता है इस वक्त उस हुकूमत से। तो ये जो प्रॉब्लम है ये किस तरह ओवरकम होगा? देखें, पाकिस्तान, मेरा तो ख्याल है कि चाहता यही है कि अफगानिस्तान में हुकूमत कायम हो जाए, कैबिनेट अनाउंस हो जाए इसके बाद, और चाइना, रशिया, ईरान के साथ मिलके और ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान के साथ मिलके कोई तरीका देखे। अगर कोई मॉडरेट फेस सामने आती है हुकूमत की तो मौका ढूंढे, चारों पांचों मिलके उसको रिकॉग्नाइज करें अफगानिस्तान को, करते ही फिर काम शुरू करें और इंटरनेशनल कम्युनिटी से कम्युनिकेट करें। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के रोल बढ़ गया दुनिया में। दुनिया भर के वेस्ट के एम्बेसीज के फॉरेन मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट पाकिस्तान को एंगेज करना चाह रहे हैं। वो देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान इस इशू को कैसे हैंडल करता है। और पाकिस्तान अगर कोई चीज़ आइंदा 2-4 दिनों में ये एस्टेब्लिश कर सकता है कि तालिबान के साथ एंगेज करने में इंटरनेशनल कम्युनिटी को फायदा है, क्योंकि आपने जो 20 साल में वेस्ट ने जो बिल्ड किया उसको भी अगर कायम भी रखना हो तो अफगानिस्तान के स्टेबिलिटी उनकी भी ख्वाहिश होनी चाहिए मेरे हिसाब से। जब स्टेबिलिटी आप चाहेंगे, निज़ाम एस्टेब्लिश के आगे चलाना चाहते हैं, तो उस सूरत में कोई फायदा नहीं है कि तालिबान को एंटागोनाइज करें और हालात को खराब करें, जो गेन किया था उसको लूज करें। मैं कहता हूँ उसको वहां रोकें और आगे बिल्ड करने के लिए तरीका सोचें। तो आपका उसके एक ही ख्याल तरीका होगा, तो आपका तालिबान ख्याल को साथ देके चले। तो आपका ख्याल ये है कि पाकिस्तान, चीन, रशिया, टर्की, कतर हमें रिकग्नाइज तस्लीम कर लेना चाहिए सफारती एतबार से तालिबान की हुकूमत को? हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए यूएस का या बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो करते हैं कि नहीं करते? हमें ये पहल इनिशिएटिव ले लेना चाहिए इस वक्त? आई थिंक ऐसा ही होगा। ये तो डिवीजन इस स्टेज पे तो ऑब्वियस लगता है। हम्म। वेस्ट को तकलीफ होगी क्योंकि ऑब्वियसली बुरी तरीके से मार खाए हैं उन्होंने, हम्म। और इतने आसानी से तालिबान को तस्लीम कर जाना और उनके निज़ाम को मान के चलना। हम्म। और ऑब्वियसली एज अगेंस्ट दैट पाकिस्तान और ये जो 6-7 ममालिक आप कह रहे हैं उनके फायदे में है, वो मौका ढूंढते ही पहले मौके पे रिकग्नाइज कर ले। हम्म। अगर अफगानिस्तान अपने स्टेबल की हुकूमत बनाते हैं और उसको लेट करने के मेरे हिसाब से कोई तुक नहीं बनेगा। हम्म। करें, फिर उसको बिल्ड करें और वेस्ट के ऊपर प्रेशर ना डालें, बताएं उनको कि हमने रिकग्नाइज किया, चीज चल पड़ी, आप हम्म। लोग समझते हो इसको आपको फायदा है, आपके गेन को आगे बढ़ाने की बात चल रही, तो करें, क्यों नहीं करें। मैं तो बिल्कुल। यही कहूंगा, और इस वक्त बाद में वेस्ट के आप ऊपर काम करें। और इस वक्त आप ये नहीं समझते कि हमें कुछ इतना ज्यादा इंक्लूसिव गवर्नमेंट या ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट पे भी ज्यादा इतना फोकस नहीं करना चाहिए? क्योंकि पहले भी हमने देखा 90s में जब ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट बनी तो वो सिविल वॉर ही की तरफ ले गई, अफगानिस्तान का सारा सिस्टम ही कोलैप्स हो गया। तो तालिबान की भी इस वक्त कोशिश तो यही है कि पंजशीर वैली पे मुकम्मल कब्जा हो जाए। अब मुख्तलिफ मुतजाद खबरें आ रही हैं कि भाई हो गया नहीं हो गया, लेकिन तालिबान की ख्वाहिश यही है कि पहले, मेरे ख्याल में, कि पहले पूरा कंट्रोल आ जाए फिर हुकूमत का ऐलान करें। आप भी यही समझते हैं कि वो पंजशीर का इंतजार कर रहे हैं? जी हाँ, मेरा भी यही ख्याल है। खबरें भी ये आ रही कि काफी हद तक कामयाबी हो गई, उनको मुकम्मल नहीं है, थोड़ा हम्म। बहुत पॉकेट सुना रह गई है। हम्म। वो हो जाता है तो इसके बाद ही मेरा ख्याल है हुकूमत अनाउंस करेंगे, मेरा अपना ख्याल है। और हम्म। कल जो अनाउंस नहीं किया, डिले करने की वजह भी मेरे ख्याल में यही है। यही बनती है पंजशीर वाली। तो अब जो जी हाँ। अच्छा, अब जो बहुत से वज़राए ख़ारजा पाकिस्तान आ रहे हैं, मतलब अपना कंसर्न भी शो कर रहे हैं,
तालिबान के लिए आप जब कहते हैं कि मॉडरेट हुकूमत हो, तो उससे क्या मुराद है मॉडरेशन से आपकी? मतलब वो तो देखिए ना, इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान है, अगर वो कोई ईरान जैसा एक पॉलिटिकल सिस्टम लेकर आते हैं तो क्या ये दुनिया के लिए एक्सेप्टेबल होना चाहिए? मेरे ख्याल में कोई इतना इशू तो नहीं है। अब तो मतलब तालिबान देखिए ना, उन्होंने, उनको किसी ने ये जो फतह है ये कोई प्लेटर पे तो रख के नहीं दी, और ना ही ये कोई डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन हुई है। उन्होंने रेजिस्ट किया पिछले 20 साल, अपना रेजिलियंस दिखाई, करेज दिखाई और फाइट किया। तो अब जो भी सिस्टम वो दें अपने हालात के मुताबिक, अपने ट्रेडिशंस के मुताबिक, और ईरान, मुझे लगता है कि ईरान जैसा सिस्टम वहाँ पे आएगा, तो क्या ये वेस्टर्न दुनिया को मंजूर होगा ये, या इसको वो बहाना बना के डिले करेंगे रेजिग्नेशन जो है तालिबान की? देखिए, बात यह है कि आपकी बात सही है कि तालिबान एक जंग जीत के आए हैं, कुछ मकासद उनके पास है, उसी को एस्टेब्लिश करना चाहेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम उनको ये भी पता है कि दुनिया के साथ चलना है। चलने के लिए अगर अपने फेस, अपने निज़ाम को थोड़ा सा अगर मॉडरेट करके पेश कर सके, मॉडरेट मीन्स कंपैरेटिव। 1996 वाली निज़ाम तो ऑब्वियसली रिजेक्ट हो गया था, दुनिया ने भी नहीं माना और किसी ने रिकॉग्नाइज भी नहीं किया। अब अगर एक हुकूमत ईरान टाइप के निज़ाम भी आ जाए और उसमें यह है कि डेमोक्रेटिक जैसा लोग बात कर रहे हैं कि 6 महीने में निज़ाम आगे करके स्टेबिलिटी आ जाए, किसी न किसी शक्ल के इलेक्शन के तरीका सोचें और उस तरह के अगर एक प्लान देते हैं, आई थिंक दुनिया विल एक्सेप्ट इट। और जो बात है आपकी कि दुनिया को एक्सेप्टेबल ना होने की वजह मुझे समझ नहीं आती है, क्योंकि आप अफगानिस्तान के साथ ऑप्शन ये है कि आप डील करना चाहते हैं या नहीं डील करना चाहते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, जितना आप कहते 20 साल में हमने बहुत कुछ किया, तो क्या उसको टोटली उसको ज़ीरो करना चाहते हैं, बिल्कुल ज़ाया हो जाए, या उसको थोड़ा बहुत तालिबान से बातचीत करके रिकग्नाइज करके उसको आगे ले जाए? रिकग्निशन मेरे ख्याल में वेस्ट के इंटरेस्ट में है, क्योंकि ठीक है, आप इस दफ़ा तो वो उस दफ़ा की बात नहीं, इस दफ़ा तालिबान जीत के आए, अमेरिका जैसे सुपर पावर को वहाँ एक किस्म के पासपा करके आए, पीछे भागने में मजबूर किया। तो ये कोई तालिबान वो 96 वाली तालिबान नहीं है। इस हम्म। तरह भी उनके ग्राउंड और स्टैंडिंग भी बहुत बेहतर है। इस हालात में आप इनको रिजेक्ट करके ठीक है बैठे रहें, मेरा ख्याल है उससे उसको फ़ायदा नहीं है। और फिर वेस्ट को, तालिबान को एंगेज करने में फ़ायदा है। दूसरी बात ये है कि अमेरिका तो पहले ही उनके साथ पिछले साल एक मुआहदा कर चुका है, 29 फरवरी, जबकि वो हुकूमत में भी नहीं थे। तो जब सही बात। आपने उनको रिकग्नाइज ही कर लिया एक स्टेक होल्डर के तौर पे, तो कोई अमेरिका के लिए तो कोई, मैं समझता हूँ कि असूली कोई मौकफ नहीं रहता कि वो तालिबान को रिकग्नाइज नहीं करें। ये अलग बात है कि आप, जिस तरह हम पहले डिस्कस कर रहे थे, कि वो प्रेशर रखने के लिए, इस हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने के लिए, इस खत्े को डिस्टेबलाइज करने के लिए शायद डिले करते रहें, लेकिन असूली एतबार से तो कोई जवाब नहीं है अमेरिका के पास कि वो तालिबान को तस्लीम ना करें, मेरे ख्याल में। आई एग्री विथ यू, बिल्कुल एग्री है, क्योंकि हम्म। एक अभी तक भी इनडायरेक्टली डायरेक्टली राब्ते हैं। एयरपोर्ट के इश्यूज पे कितने ताउन किया हम्म। तालिबान ने, हम्म। अमेरिका को निकलने में आसानी हुई है बहुत बुरी तरीका से। आप चूंकि ओ खुशगवार माहौल में। आप चूंकि ओआईसी को भी डील करते रहे हैं, आपका एक खास तजुर्बा है ओआईसी को, तो क्या ओआईसी को भी कुछ यहाँ पे इनिशिएटिव लेना चाहिए, मुसलमान मुल्कों को पहल करनी चाहिए बहैसियत ब्लॉक, या आप समझते हैं कि वो मुमकिन नहीं है इस वक्त? मेरे ख्याल में करना चाहिए, हम्म। बिल्कुल करना चाहिए। मेरे ख्याल में ओआईसी इस वक्त इंतजार इस बात पे कर रहा है कि देखे रीजनल ममालिक करते क्या है। हम्म। पाकिस्तान, रशिया, चाइना, हम्म। कतर, इराक, हम्म। ये सॉरी ईरान, तो हम्म। इनके नुक्ते के ऊपर ही वो आईसी को रिस्पॉन्ड करेगा। मेरा अपना ख्याल है पाकिस्तान को भी प्रोएक्टिव पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी करनी चाहिए। वो आईसी ममालिक से रब्ता शुरू करें, कहें, एक प्लान बताएं कि तालिबान ये चाह रहा है, ये अचीवेबल है। इसके बाद मेरे ख्याल में हम सब मिल के काम करें। हमारे इंटरेस्ट में नहीं है दोबारा एक्सट्रीमिज्म या
जंग या इंस्टेबिलिटी अफगानिस्तान में वापस आए। सबके इंटरेस्ट में है कि तालिबान को रिकॉग्नाइज करके आगे बढ़े, तो उसके अब ये तरीका सपोर्ट बिल्कुल मांगे। बिल्कुल, क्योंकि और तो कोई देखिए ना, इस वक्त अफगानिस्तान में तो और कोई फोर्स रह नहीं गई फ्रैंकली स्पीकिंग, जो पूरे अफगानिस्तान पे कंट्रोल अपना इस्टेब्लिश कर सके। अच्छा ये बताइए कि जो यूएन में मिसाल के तौर पर बहुत से हक्कानी नेटवर्क के जो लोग हैं, कोट अन कोट हक्कानी नेटवर्क, अभी तक सैंक्शंस लिस्ट में हैं, तो उनको किस तरह, उनके नामों को क्या, वो क्या देख रहे हैं? क्योंकि अगर ये लोग हुकूमत में भी हैं और उनके नाम वहाँ पे लिस्ट में भी हैं यूएन की जो मुख्तलिफ कमेटीज हैं, तो फिर ये किस तरह मामला आगे चलेंगे? पहले क्या चीज होनी चाहिए आपके ख्याल में? मेरा अपने ख्याल पहले तो हालात स्टेबिलिटी अगर है, देखते हैं तालिबान हालात पे काबू कर गए, इसके बाद रिकग्निशन के स्टेज आएगा। डिप्लोमेटिक एम्बेसी खोले ना खेले खुले, इनफॉर्मल तरीके से पहले आगे आए, फिर फॉर्मल रिकग्निशन हो। आई थिंक सैंक्शंस के इश्यूज उसके बाद में आएंगे। ओके, अच्छा, उसके उसके बाद आएंगे। उसके बाद आएंगे। चलें, लेट्स होप के अफगानिस्तान की सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। अच्छा, चूंकि आपका एक खास ताल्लुक भी है बांग्लादेश की सियासत से, और बांग्लादेश को भी आप ने पिछले दिनों कुछ कहा था कि शायद बांग्लादेश से अब ताल्लुकात हमारे इम्प्रूवमेंट आ रही है उसमें, लेकिन कोई हमें नजर नहीं आ रहा कि कहाँ पे इम्प्रूवमेंट है ताल्लुकात में। आप जरा उस पर थोड़ा हमें हमें बताइए। बासी साहब, मैं जो देख रहा हूँ ना आजकल, पिछले चंद महीनों से मैं रीड कर रहा हूँ, हमारे पाकिस्तान के ओवरऑल लोग तो बांग्लादेश के लोकल मीडिया या सोशल मीडिया को फॉलो नहीं कर पाते, जुबान आती नहीं है, ज्यादातर प्रोग्राम बांग्ला में है। जो मैं उसको स्टडी करता हूँ, आई सी लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। ओके। अफगानिस्तान में जो चेंज है, वहाँ के मीडिया देखे तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो कह रहे हैं इंडिया को जबरदस्त नुकसान पहुंचा अफगानिस्तान में। ओके। और उसी उसी कॉन्टेक्स्ट में ये कहते हैं पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी हुई है। तो ठीक है, एक्सट्रीमिज्म के कॉन्टेक्स्ट में नहीं देख रहे हैं, जस्ट पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि इंडिया के को एक किस्म के बैकफुट करने में मजबूर किया तालिबान और पाकिस्तान है अपेरेंटली, क्योंकि तालिबान से फॉर्मली इनफॉर्मली उनके ताल्लुकात रही है। ये गेन उनका ख्याल है अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान को हुआ है, उनकी मीडिया ये बातें कर रही है। तो बहुत बड़ा तस्वीर पिक्चर पेश कर रहे हैं ये लोग के, ये तो बड़ी अच्छी बात है, पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन एस्टेब्लिश कर ली है। ये डायरेक्टली लोग कह तो नहीं रहे कि 71 में जो पाकिस्तान के साथ हुआ था, तकरीबन वही चीज इंडिया के साथ अफगानिस्तान में हो गया। बट हिडन वर्ड्स में, बातों में छुपी हुई चीजें आप देखें जो मुझे समझ आती है, थोड़ा बहुत जो लैंग्वेज में समझता हूँ, तो वो उनका ख्याल ये है कि पाकिस्तान को बहुत 50 साल के बाद एक जबरदस्त गेन हुआ है। और फिर पाकिस्तान के साथ ये जो वहाँ के जो एंकर्स है वो सीन ये पेश करते हैं, बांग्लादेश के इंटरेस्ट में है पाकिस्तान, चाइना, तुर्की और ईरान, इनके साथ ताल्लुकात बेहतर करें। उस कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं कि क्योंकि पाकिस्तान के हालात बेहतर हैं और ग्लोबली रिकग्निशन हो रही है पाकिस्तान की स्टैंडिंग की, तो उनसे ताल्लुकात भी बेहतर होने चाहिए। प्रोग्राम्स वहाँ मैंने देखे, बांग्लादेशी प्रोग्राम, वो जो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर ने मैंगो गिफ्ट किए हैं, इसके बाद एक विजिट की इनविटेशन इमरान खान के भेजी, बहुत ज्यादा इसकी वो हो रही है, पॉजिटिवली देख रहे हो लोग। तो और ये क्या, तालिबान को आप नहीं समझते? क्योंकि देखिए ना, सार्क में 3 ही मुसलमान ममालिक हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो आप नहीं समझते कि तालिबान को भी थोड़ा रीच आउट करना चाहिए, बांग्लादेश की तरफ जाना चाहिए थोड़ा बहुत? क्योंकि बांग्लादेश की मैं नहीं देख रहा कि कुछ इन्होंने कुछ, मतलब आई डू नॉट नो, लेकिन सार्क के कॉन्टेक्स्ट में तालिबान को, या हमें भी चाहिए कि हम भी बांग्लादेश से इन मौजूआत पे बात करें। आपकी क्या खबरें हैं? कोई बातचीत हम कर रहे हैं अफगानिस्तान और बांग्लादेश के साथ सार्क के कॉन्टेक्स्ट में? मेरे ख्याल में अभी बात शुरू नहीं हुई है, लेकिन ऑब्वियसली जो कॉन्टेक्स्ट था एक साल पहले, वो शक्ल तो बदल जाएगी सार्क के फोरम में, बिकॉज अफगानिस्तान विल बी हैविंग ए फेवरेबल और फ्रेंडली गवर्नमेंट फॉर पाकिस्तान। तो ऑब्वियसली पॉलिटिक्स, डायनामिक्स, डिस्कशंस, टॉपिक्स, टॉकिंग पॉइंट सब बदल जाएंगे। बिल्कुल, देखिए ना, जो आखिरी समिट सार्क की हुई थी वो 2014 में काठमांडू में हुई थी, और फिर 2016 में पाकिस्तान में होनी थी 19th सार्क समिट।
जो कि मुख्तलिफ वजूहात की बिनाद पे नहीं हो सकी। अब देखना यह है कि भारत कब रिकग्नाइज करता है तालिबान को, वो भी एक बहुत बड़ा इशू होगा सार्क की समिट को कन्वीन करने का। तो मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश कैन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन दिस कॉन्टेक्स्ट। पॉजिटिव, बिल्कुल सही कर सकते हैं और मेरे ख्याल में करेंगे भी सही। और सार्क समिट के भी अभी स्टेज नहीं आया, बट आइंदा साल किसी वक्त मेरे ख्याल में इन मौजू पे हम बात करेंगे और कोई चीजें पॉजिटिव सामने भी आएंगे मेरा ख्याल। अच्छा, तो आप इस वक्त सैयद अली शाह गिलानी साहब हमसे रुखसत हो गए। कश्मीरी एक आप जानते हैं रहनुमा आइकॉन हैं बल्कि, तो उनके जाने से आप क्या देख रहे हैं? कश्मीर में सूरत हाल क्या होने वाली है? कोई रेजिस्टेंस ज़्यादा अपने आप को रीऑर्गेनाइज करेगी? क्या होगा पॉलिटिकल रेजिस्टेंस जो वहाँ पे हो रही है? आप क्या देख रहे हैं और उसका जो है क्या आगे मुस्तकबिल नजर आता है आपको कश्मीर का? गिलानी साहब के रहलत से नुकसान तो हुआ है मूवमेंट को, एक लिहाज से मैं समझता हूँ ही वाज अ सिंबल एन एनकरेजमेंट फॉर द एंटायर नेशन, कश्मीरी कौम को। वो एक उनको एक नुकसान मैं समझता हूँ हुआ है, बट इंसानों पे तो ये मूवमेंट चलती नहीं है, ये तो एक कॉज है जिसको लेके आगे चलना होता है। एक गिलानी साहब गए हजारों पैदे हो जाएंगे, मैं समझता हूँ ये जज्बा के साथ काम करेंगे तो ये बिल्ड भी कर सकते हैं। लेकिन अफगानिस्तान में बैकफुट हो जाने की वजह से मैं समझता हूँ इंडिया को थोड़ा बहुत कश्मीर पॉलिसी में भी फाइन ट्यून करने की जरूरत पड़ेगी। आप तालिबान के जो एक स्पोक्समैन का मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि मुसलमान ममालिक के इश्यूज पे, मुसलमानों के हालात पे हमें बिल्कुल हम इग्नोर भी नहीं कर सकेंगे, हमारी आवाज उनके लिए हम बुलंद करेंगे। तो ये जब बातें आएगी ना, इंडिया के मीडिया को आपने फॉलो किया लास्ट 3 वीक्स 4 वीक्स, वो काफी दबाव में आए हैं। और इवन बांग्लादेश के मीडिया भी ये कहते रहे हैं कि कश्मीर के ऊपर इंडिया को बहुत पीछे बैकफुट जाने के चांसेस है। कश्मीरी मूवमेंट गेन करेगी इस बात के ऊपर के इंडिया को बहुत ज़्यादा एक नुकसान हुआ का अफगानिस्तान में। सो वहाँ के मूवमेंट को भी इससे ज़रा स्पिरिट के लिहाज से स्ट्रेंथ मिलेगी थोड़ा बहुत। और ग्राउंड में भी मैं समझती हूँ इंडिया को बार बार सोचना पड़ेगा कश्मीरी के साथ जो जुल्म और बर्बरियत के जो निज़ाम है, मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत मॉडरेशन उनको भी लाने पड़ेगी, उसका कश्मीरियों को शायद फायदा हो। चलिए बुरहान, बहुत शुक्रिया आपका। इट वाज वंडरफुल एज ऑलवेज टू टॉक टू यू एंड गेन फ्रॉम योर इनसाइट्स। इंशाल्लाह आपसे फिर भी राब्ता रहेगा। थैंक यू वेरी मच नाज़रीन। कालिडोस्कोप देखने का अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।